वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने आज यकीन दिलाया है। आजकल तकरीबात दर तकरीबात पे जलवागर हो रहे हैं क्योंकि ऑब्वियसली प्राइम मिनिस्टरशिप अब कुछ दिनों की मेहमान रह गई है। उन्होंने यकीन दिलाया है कि उनकी हुकूमत की मुद्दत 14 अगस्त को ख़त्म हो जाएगी और आजकल की तकरीबात में वो भरपूर 2-3 काम जो कर रहे हैं उसमें एक तो वो ऑब्वियसली इकॉनमी की रिवाइवल की बात कर रहे हैं और जब वो करते हैं तो वो आर्मी चीफ़ का नाम जो है वो लेते हैं। वो अगर वैसे ना भी लें तो हमें पता है कि क्रेडिबिलिटी जो है इस मुल्क के अंदर वो ख्वाह वो पिछले हुक्मरान थे या ये मौजूदा हुक्मरान है, क्रेडिबिलिटी बेचारे सियासतदानों की नहीं है। और इसमें कसूर ऑब्वियसली सियासतदानों को अपनी लीडरशिप तो ऐसी होनी चाहिए जिसे कहते हैं ना स्टेट्समैनशिप, कि वर्ल्ड के उफक पे ऐसी लीडरशिप हो। शहबाज शरीफ साहब या इससे पहले इमरान खान साहब थे कि उनके मुंह को लोग ट्रस्ट करके जो है वो पाकिस्तान के साथ एग्रीमेंट्स करें फाइनेंशियल या स्ट्रेटिजिक। लेकिन यहाँ पर उल्टा हिसाब है कि लीडरशिप ऐसी मिली है इस कौम को, ख़ास तौर पर अभी तो मैं अभी बात कर रहा हूँ शहबाज शरीफ साहब की, कि वो खुद बता रहे हैं, एक्नॉलेज कर रहे हैं, अच्छी बात है, करनी चाहिए, कि बता रहे हैं कि सऊदी अरब से पैसा डॉलर्स की मद में जो आ रहा है, यूएई से जो पैसा आया है आज आ गया $1 अरब, सऊदी अरब से $2 अरब येस्टरडे, IMF के साथ जो डील, ज़राअत का जो मामला चल रहा है, इकॉनमी के जो मामला चल रहे हैं, उसमें फ़ौज और आर्मी चीफ जो है उनका कलीदी किरदार है। तो कई दफ़ा सोचते हैं हम ये हैं कि यार ये फिर ये पॉलिटिशियन कर क्या रहे होते हैं, ये सिर्फ शो फेस है, ये सिर्फ शो केस है, ये कौन है। हालांकि एक काम बड़ा गज़ब का करते हैं शहबाज शरीफ साहब, वो चलाएं जी ज़रा। उन्होंने एक स्टूडेंट ने कह दिया कि जी मैं बड़ा होकर प्राइम मिनिस्टर बनना चाहता हूँ, तो ज़रा दिखाएं फुटेज ज़रा। शहबाज शरीफ साहब ने बड़े जज्बाती अंदाज में जो है उस स्टूडेंट को आप देखें ना कुर्सी पे बिठा दिया अपनी प्राइम मिनिस्टरशिप की, एज इफ़ के वो आज ऐलान कर रहे हैं बरात का, तबर्रे का मरूसी सियासत से। मतलब शहबाज शरीफ, ये रखिएगा, शहबाज शरीफ साहब ने बिठाया हुआ, उसके बाद उठा भी दिया, ऑब्वियसली वो उठ भी गए। तो इस मुल्क में ये मजाक है कि ये भी लोगों के जज्बात से खेलने वाली बात है बहुत से लोगों के नज़दीक, कि आप क्योंकि आम बंदा तो अगर PMLN का हो या पीपल्स पार्टी का हो या इवन PTI का हो, वो तो लीडरशिप पोजीशन पे आ ही नहीं सकता। लेकिन ये आप ये झूठा दिलवा के उसको एक तरह से मजाक उड़ रहा है आम पब्लिक का कि भाई तुम भी बन सकते हो प्राइम मिनिस्टर। भाई आप कैसे बन सकते हो प्राइम मिनिस्टर? जिस वक्त नवाज शरीफ साहब प्राइम मिनिस्टर थे तो पंजाब की गद्दी वो आम आदमी को देने को तैयार नहीं थे, आपने भाई को अपॉइंट किया हुआ था। जब नवाज शरीफ साहब नाअहल हुए तो पूरी नवाज शरीफ साहब की फैमिली का यही वो था कि जी शहबाज शरीफ साहब को प्राइम मिनिस्टर बनाया जाए। शहबाज शरीफ ने इनकार किया कि जी मैंने CM पंजाब ही रहा तो शायद खाकान अब्बासी बने। अभी शहबाज शरीफ प्राइम मिनिस्टर थे तो उनके बेटे जो थे हमजा शहबाज वो पंजाब में। तो ये इस बच्चे के साथ जो मजाक किया गया है, मैंने कहा इसको तो मैं रजिस्टर करा दूँ। फ़ौज के पास और बड़े काम है, दहशतगर्द के साथ, दहशतगर्दों के साथ वो लड़ रहे हैं। आज की खबर मेरे सामने है कि सिक्योरिटी फोर्सेस ने बड़ी ज़बरदस्त कार्रवाई की। अदरवाइज़ अगर इन दहशतगर्दों को ना घेरा जाता, ना मारा जाता, तो पाकिस्तान में एक बहुत बड़ा टेररिस्ट अटैक हो जाता। और 5 दहशतगर्द जिन्होंने खुद कुछ जैकेट्स पहनी हुई थी वो पाकिस्तान की सिक्योरिटी फोर्सेस के इन अटैक से, काउंटर अटैक से वो मरे हैं और उनकी खुद कुछ जैकेट्स जो हैं वो नहीं चल पाई। और ये खौफ और राज हज़ारों सैकड़ों लोगों को जो है खौफ और राज मुब्तला करता। पाकिस्तानी इकॉनमी भी रिवाइव हो रही है और रिवाइवल ऑफ इकॉनमी के लिए बहुत ज़रूरी है कि पाकिस्तान में एक स्टेबिलिटी हो अगेंस्ट टेररिज्म, एक स्टेबिलिटी हो, पॉलिटिकल स्टेबिलिटी जिसको आप कहते हैं। तो जहाँ फ़ौज को ये क्रेडिट जाता है कि इकॉनमी में वो सारे मामला जो है बड़े बेहतरीन तरीके से चला रही है और ये गवर्नमेंट जो है इसको पता ही कुछ नहीं मेरा ख्याल से कर क्या रही है, उसी तरह वो सिक्योरिटी के महाज पे जो उनका मेन कोर है उस पर भी वो उसी तरह चौकन्ना खड़े। तो जितना प्रेशर हमने अफवाज पाकिस्तान पे डाला हुआ है, कुछ तो ये कि उनकी अहलियत है और उनकी जॉब है वो करते हैं, जैसे कि ये भी दहशतगर्दी का वाक़या उन्होंने नाकाम बनाया, और कुछ जो है वो हमारी सियासी हुकूमतों की नाअहलियत की वजह से। तो तासुर ये है कि मियां शहबाज शरीफ साहब का जो दौर है, जितना भी उनका 1.5-2 साल का था, वो कम्प्लीटली लेटे हुए हैं। उनके पास ना कोई विजन नज़र आई है और ना कोई पॉलिसी इंप्लीमेंटेशन नज़र आई है। और अगर ये इस्टेब्लिशमेंट का साथ ना होता जो मुल्क के लिए साथ था इस्टेब्लिशमेंट का, तो मेरा ख्याल से ना ये IMF की डील होती, ना डॉलर आते और मुल्क तबाही दर तबाही थी। मेरे साथ मियाँ जावेद लतीफ़ साहब, हफीज़ुल्लाह नियाज़ी साहब, मज़हर अब्बास साहब मौजूद हैं। मियाँ जावेद लतीफ़ साहब, ये वैसे जो बच्चे के साथ मजाक हुआ, आपको भी मजाक लगा या सिर्फ मुझे मजाक लग रहा है कि वो प्राइम मिनिस्टर, उसने कहा कि जी मैंने प्राइम मिनिस्टर बनना, तो शहबाज शरीफ साहब ने कुछ सेकंडों के लिए अपनी सीट पे बिठा के तो फ़ौरन पे उठा भी दिया। और दूसरा ये कि आपके पास तो कोई नहीं है, ना आपके पास मईशत का कोई रस्तू है,
ना आपके पास कोई पॉलिसी मेकर है, विजनरी है। आप तो एज अ पॉलिटिशियन, पॉलिटिकल लीड फारिग है। कामरान शाहिद साहब, शुक्रिया आपका, मगर जो आपने गुफ्तगू फरमाई, अगर इजाज़त दें तो मैं थोड़ा सा इख्तलाफ कर लूँ इससे। सर प्लीज। इजाज़त जी जी इसलिए सर, मांग इसलिए तो रहा आपको हूँ कि बुलाया, इख्तलाफ आपने करें आप। फरमाया कि जी जी, बहुत शुक्रिया आपका। इख्तलाफ करने के लिए भी हौसला चाहिए और हिम्मत चाहिए आपके सामने बात करने के लिए। तो मैं आपको ये अर्ज़ करने की जसारत कर रहा हूँ कि देखिए, आपने जो नक्शा खींचा है कि सिविलियन के पास करने को कुछ नहीं होता और फ़ौज समेत दीगर अदारों को और भी बहुत से काम होते हैं, मगर ये काम भी वो कर रहे हैं। तो आपको याद होना चाहिए कि 2017 में फ़ौज समेत दीगर अदारों ने मिलकर जो मुल्क को मफलूज किया, वो भी एक सिविलियन के ख़िलाफ़ किया। और एक सिविलियन की हुकूमत जो चल रही थी उस वक्त 2017 के हालात का मुआजना आज से करें ज़रूर, भले उसको माने या ना माने। बाकी मैं आपकी खिदमत में ये अर्ज़ कर रहा हूँ कि बदकिस्मती है कि मैं पिछले पे इल्ज़ाम लगाता हूँ, पिछला आने वालों पे इल्ज़ाम लगाएगा, या आने वाला फिर पिछलों पे इल्ज़ाम लगाएगा। मेरी गुजारिश इतनी सी है कि पाकिस्तान के अंदर फेयर फ्री इलेक्शन होने दें, मुनसिफाना इंतखाबात होने दें। आज की तकसीम दर तकसीम जो हुई है कौम की, अगर इससे निकलना है और पाकिस्तान को फिर से मजबूत पाकिस्तान बनाना है, माशी तौर पर, अखलाकी तौर पे, दुनिया में एक रियासत के तौर पर आपने सामने आना है, या आए रोज़ मालियाती अदारों की सियासत जो पाकिस्तान के अंदर शुरू हो गई है, इससे बचना है, तो फिर आपको हर एक को लेवल प्लेइंग फील्ड देना पड़ेगी। अब आपका दूसरा सवाल होगा कि आप लेवल प्लेइंग फील्ड की जब बात करते हैं तो क्या पीटीआई न्याजी ग्रुप को भी आप लेवल नहीं, मेरा सवाल ये नहीं है। मेरा सवाल आपसे ये है कि सर आप जीत के, मियां साहब मेरा सवाल सुन लीजिए। सवाल ये है मेरा, क्योंकि अब ये पेशन गोई वाला तो प्रोग्राम है नहीं, जिस तरह मैं आपको प्रोडिक्ट नहीं कर सकता, आप मेरा सवाल प्रोडिक्ट नहीं कर सकते। मेरा सवाल सर आपकी खिदमत में हाजिर मैं ये कर रहा हूँ कि आप इलेक्शन जीत भी जाएं, आपने तो साबित कर दिया है 1.5 साल पौने 2 साल की गवर्नेंस के अंदर कि ना आप ज़राअत को समझ सकते हैं, ना आप इकॉनमी को समझ सकते हैं, ना दुनिया आप पे एतमाद करती है, ना आपके प्राइम मिनिस्टर या लीडर की कोई वक़्त है कि उनके नाम पे तो कोई $1 देने को तैयार नहीं इस मुल्क में। तो इट इज़ नॉट अबाउट कि फ़ौज क्लेम कर रही है कि वो बहुत बड़ी इकोनॉमिस्ट है। फ़ौज की क्रेडिबिलिटी है, आपकी क्रेडिबिलिटी नहीं है। आप जीत के भी आ जाएं तो आप क्या तीर चला लेंगे, ये सवाल है। आप बजा फरमा रहे हैं, मगर आपको याद होना चाहिए इन 5 सालों से पहले नवाज शरीफ की हुकूमत, बेनज़ीर भुट्टो की हुकूमत, क्या इन बैसाखियों पे वो कायम थी, या इनके मैं इस वक्त जो आप मैं इस वक्त की बात कर रहा हूँ मियां साहब, आप पीछे चले गए। मैं ना नवाज शरीफ साहब की बात कर रहा हूँ, ना मैं बेनज़ीर साहब की बात कर रहा हूँ, मैं आपके मौजूदा प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ साहब की बात कर रहा हूँ। मैं अब वो बात कर लेता हूँ। मैं ये अर्ज़ करता हूँ कि नवंबर 2022 तक उसमें 8 माह डाल लें इस हुकूमत के, उस वक्त तक मफलूज किया हुआ था उस वक्त की क़यादत ने पाकिस्तान के तमाम अदारों को। और उसके बाद जो हम बात करते थे सहूलत कारी हो रही है एक शख्स के लिए, तो वो आपने खुद एहतसाबी एक अदारे ने की, तो उसमें आपको नज़र आ गया कि सहूलत कारी 9-10 मई तक जारी थी। अब मुझे ये बताएं कि आए रोज़ जब सियासी अदम इस्तेहकाम होगा तो पाकिस्तान को कौन मालियाती अदारा इन्वेस्टमेंट करने के लिए यहाँ आएगा या डील करने के लिए तैयार होगा? IMF का भी आप देख लें कि वो कहते हैं कि सियासी अदम इस्तेहकाम मैंने हिसाब लगाया आप लोगों का सियासी अरूज का दौर गुजर गया। वो दौर गुजर गया जब आप कहते थे कि जी सऊदी क्राउन प्रिंस के साथ आपके ज़ाती ताल्लुकात हैं, और ज़ाती ताल्लुकात से मुराद मुल्क की बेहतरी के लिए ताल्लुकात हैं। आपको गले लग के वो जो हल्फ बर्दारी में नवाज शरीफ साहब को सलामी में अरबों डॉलर दे देते। वो दिन भी गुजर गए जब कहा करते थे कि शहबाज शरीफ साहब के चाइना के साथ इतने क्लोज ताल्लुकात है कि चाइना जो है वो निछावर हुआ जाता है। जो प्रोजेक्ट पंजाब के लिए वो कहते हैं वो शहबाज शरीफ साहब के मुंह को दे देते हैं। वो दिन भी गुजर गए जब तैयब उर्दुगान जो है वो आपकी हर बात पर लब्बैक। तो 1.5 साल का ये शहबाज शरीफ साहब का दौर वुड यू से कि सबसे कमज़ोर तरीन दौर रहा, जिसके अंदर ये जो वाक़या हुआ ये भी फ़ौज संभाल रही है। आपको तो अब यही समझ नहीं आ रहा कि चेयरमैन तहरीक इंसाफ के खिलाफ मिलिट्री ट्रायल करना है कि सिविल ट्रायल करना है। वो तो जब वो फैसला होगा तो वो हो जाएगा, आपके पास तो है ही कुछ नहीं।
ना आप इकॉनमी चला सकते हैं, ना आप गवर्नर चला सकते हैं। आपको मफलूज किया हुआ था इमरान खान ने। भाई इमरान खान तो अटैक कर रहा था अफवाज पाकिस्तान पे, ये तो अफवाज पाकिस्तान उनको भी डील कर रही थी, इकॉनमी को भी डील कर रही। आप क्या कर रहे थे? पूछ तो मैं आपकी गवर्नमेंट से रहा हूं, आप तो फारिग है ना, या आप लेट गए या आप फारिग है। आप 0/0 परफॉर्मेंस हुई ना आपकी सर। फिर यार कामरान साहब जो लेके आए थे फिर डील भी उन्हीं को करना पड़ना था। आपने 2017 में नवाज शरीफ को निकाला क्यों? आप लेकर इसको क्यों ठीक है आए? जी, आप चले गए 2017 भी पे। आपको ही पढ़ना था। पॉइंट आ गया सर आपका। बसर अब्बास साहब, ये जो न्यायी साहब कह रहे हैं वो कंटिन्यू करेंगे। मेरा भी यही कहना है। तो चेंज कितना आया है? मतलब ऑब्वियसली क्रेडिबिलिटी पिछले प्राइम मिनिस्टर की भी नहीं थी, इस प्राइम मिनिस्टर की भी नहीं है। इकॉनमी के मामला इस प्राइम मिनिस्टर से भी नहीं संभले, उस प्राइम मिनिस्टर से भी नहीं संभल रहे थे। आईपीपी की डील तक तो आर्मी चीफ किया करते थे, और अभी जब ये DGISI थे मौजूदा आर्मी चीफ, तो उस वक्त भी UAE से जो एग्रीमेंट था वो यही करके आए थे। तो दुनिया फौज की तरफ देखती है हमारी क्रेडिबिलिटी के लिए। पॉलिटिशियंस की परफॉर्मेंस क्या है? फिर क्या कर रहे हैं वो फिर इधर? मदर साहब देखिए कामरान, पहले आपने जो इब्तिदा में कहा कि वो बात शहबाज शरीफ साहब ने एक लड़के को लाके प्राइम मिनिस्टर की चेयर पे बैठा दिया। देखिए हम भी बहुत ज़्यादा ओवर एम्फेसाइज करते हैं। ज़ाहिर है आम आदमी को अगर प्राइम मिनिस्टर बना देंगे तो वो क्या कर लेगा। मसला आम आदमी का नहीं है, मसला ये कि उसी तकरीब में पार्टी के ऐसे लोग भी बैठे हुए थे जिन्होंने साल जेलें काटी हैं, उनमें से ही किसी को प्राइम मिनिस्टर बना दें। बाकी तो छोड़े हैं उसको। और दूसरी जमातों में जो लोग हैं, असल चीज़ ये है कि आप पार्टी के अंदर इस पॉलिटिक्स को निचोड़ करें कि आपकी पार्टी में जो लोग हैं, जो सीनियर्स हैं, उन्हें ऊपर आना चाहिए, उनको उस पोजीशन पर आना चाहिए। और उन्हें जावेद लतीफ़ साहब क्यों नहीं प्राइम मिनिस्टर हो सकते? आप मुझे बताएं। नहीं, ये नहीं हो सकते। ख्वाजा साद रफ़ीक क्यों नहीं प्राइम मिनिस्टर हो सकते? तो एक तो ये बात है। तो आम आदमी का तो वो छोड़ें, अगर पार्टी के अंदर सीनियर लोग ही ऊपर आएँ तो वो भी एक पॉजिटिव चीज़ होती है। दूसरा जो पॉलिटिकल स्पेस की बात है, देखिए एक है कैपेसिटी की बात। अब आपने खुद इनकी गवर्नमेंट जो 15 महीने की गवर्नमेंट थी, एक इंटरम गवर्नमेंट थी, ज़ाहिर है वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस के ज़रिए जो गवर्नमेंट आई थी PTI चेयरमैन के ख़िलाफ़ ला के, और वज़ीर आज़म उस वक्त के वज़ीर आज़म के ख़िलाफ़ ला के जो गवर्नमेंट आई थी, उसकी एक 15 महीने की एक परफॉर्मेंस है। 15 महीने में वो यही फ़ैसला नहीं कर पाए इलेक्शन अभी कराने हैं, बाद में कराने हैं, हमें कौन सी पॉलिसीज़ लेकर आनी है, कौन सी पॉलिसीज़। वो सारा टारगेट ये था, पहली चीज़ ये कि केसेस के हवाले से नैप में रिफॉर्म्स करनी है। दूसरा टारगेट ये था कि अपने मुखालिफ को किस तरीके से कहाँ हमने पकड़ना है। तो फोकस ही नहीं था। और इसी तरीके से माजी में हमने देखा है, एक तो बात ठीक है कि कैपेसिटी का मसला है, दूसरी बात ये कि बाज़ अगर आप सिविलियन कोई फ़ैसले करना भी चाहें तो क्या वो उन फैसलों में जो बाज़ फैसले होते हैं उसमें वो इंडिपेंडेंट भी हैं या नहीं हैं। पहले तो सिविलियन गवर्नमेंट ख़ुद फैसला करें कि वो कितनी सिविलियन हैं और कितनी ख़ुद मुख्तार हैं और कितनी ऑटोनमस हैं फ़ैसले करने में। मैं सारे फैसलों की बात नहीं कर रहा, लेकिन जो की डिसीजंस होते हैं हमारे यहाँ साल से ये डिबेट होती है कि फाइनेंस मिनिस्टर, सिक्योरिटी एडवाइज़र, नेशनल सिक्योरिटी के इशूज़, फॉरेन मिनिस्टर किस तरीके से आते हैं जाते हैं। तो यहाँ शहबाज शरीफ तो कंप्लीट फेलियर नज़र आते हैं। उनकी अगर हम यही देख लें, और सिर्फ शहबाज शरीफ भी फेलियर नहीं है, माफ़ कीजिएगा, नवाज शरीफ भी फेलियर हैं। मिफ्ता इस्माइल को शहबाज शरीफ ने तब्दील नहीं किया, मिफ्ता इस्माइल को तब्दील करने वाले नवाज शरीफ हैं। और मिफ्ता इस्माइल निस्बतन, मेरे नुक्ता नज़र से निस्बतन ज़्यादा स्मूथ तरीके से चीज़ों को आगे बढ़ा रहे थे। उनके साथ कोई एक्सेस बैगेज भी नहीं था। आप इसहाक डार को लाए, आखिरी जो IMF के साथ वो हुआ, वो भी उसमें इसहाक डार साहब का कोई हाथ नहीं है। वो भी अगर कुछ प्राइम मिनिस्टर कर लें, आर्मी चीफ का ज़ाहिर है बहुत ज़्यादा उसमें वो है। तो इट्स 15 मंथ्स ऑफ कंप्लीट फेलियर ऑफ दिस गवर्नमेंट। इकोनॉमिकली ले लें आप, पॉलिटिकली ले लें आप, कोई अच्छी रिफॉर्म्स आप नहीं कर पाए। तो साहब अगर ये गवर्नमेंट इस परफॉर्मेंस के साथ इलेक्शन जीत जाए तो क्या वो इलेक्शन की क्या क्रेडिबिलिटी होगी? देखिए इलेक्शंस की अपनी डायनेमिक्स होती है, प्रोवाइडेड हर जमात को इलेक्शन लड़ने का अगर इक्वल लेवल पे चांस मिले, जो कि मैं टू बी वेरी ऑनेस्ट 2018 में इलेक्शन लड़ने का तो चांस फ्री था,
लेकिन 2017 में नवाज शरीफ आउट हो गए थे। 2018 का इलेक्शन बाद में पोस्ट इलेक्शन मैनेजमेंट हुई सारी, ये भी हमें पता है। जिन्होंने पॉलिटिकल मैनेजमेंट की 2018 में, उन्होंने ही पॉलिटिकल मिसमैनेजमेंट की। लेकिन मदद साहब को लगता नहीं है कि इस वक्त पीएमएलएन जो है वो बिल्कुल बदला लेने के मूड में है, कि जो कुछ उनके साथ हुआ, जो कोई गलत था, जो ज्यादती थी, अब वो चाह रहे हैं वो दूसरे के साथ करें? यही मेरा ख्याल है सबसे बड़ी गलती थी पीएमएलएन की या पीडीएम की। अगर पीडीएम सिर्फ फोकस करती चंद रिफॉर्म्स के ऊपर, बिल्कुल ठीक है सर, आपका ये पॉइंट आ गया, तो मेरा ख्याल है पीडीएम की ज़्यादा कामयाब। सर बिल्कुल ठीक। हफीजुल न्याई साहब, आप पॉलिटिकल स्पेस की बात कर रहे थे, फिर मैंने चेयरमैन तहरीक इंसाफ के मुतालिक भी आपसे पूछ रहे हैं, जो करप्शन के मामलात को लेकर कितना बड़ा वो सेटबैक उनकी पार्टी के लिए हो सकता है ऑन मेरिट। जी सर, आप कंटिन्यू करें प्लीज़, आपकी आवाज़ अब ठीक है। जी कामरान साहब, बिल्कुल सीधा सा फार्मूला है कि ये जो पहली तो बात यह है कि ये हुकूमत जो ली गई है, ये मियाँ जावेद लतीफ़ साहब बड़ी ज़्यादती कर रहे हैं कि इन्होंने कहा जी हमारी हुकूमत जो है बाजवा साहब ने मफलूज रखी। बाजवा साहब ने अपनी हुकूमत मफलूज रखी क्योंकि ये हुकूमत मियाँ साहब की नहीं थी, ना बड़े मियाँ साहब की थी, ना जो हमारे दो साथी हमारे साथ बैठे हैं जावेद लतीफ़ साहब की थी। ये तो इन्होंने खामखा अपने ऊपर तुहमत ले रहे हैं। पूरी हुकूमत बाजवा साहब की ही मर्जी से कायम हुई, इसलिए जब इमरान खान साहब का बयानिया जो शिफ्ट हुआ, ये इमरान खान साहब दिसंबर 2021 में क्यों नहीं ये मकबूलियत के झंडे गाड़ रहे थे? ज़ाहिर है इसलिए नहीं गाड़ रहे थे कि जो बयानिया नवाज शरीफ साहब के पास था वो इतना तकड़ा बयानिया था कि इमरान खान साहब जो थे उनके पास मोरा होने का बयानिया था एस्टेब्लिशमेंट का, नवाज शरीफ साहब जो थे वो एंटी एस्टेब्लिशमेंट बयानिया लेके पहले थे। जैसे बयानिया मुंतकिल उधर हुआ, उनका बयान इनको मुंतकिल हुआ कि ये एस्टेब्लिशमेंट मोहरा बन के आगे आए हैं, बने या नहीं बने। लेकिन जैसे ये फरमाने मफलूज करके कि नहीं, ये हुकूमत थी जिसको जनरल बाजवा साहब की कायम की हुई। और ये पाकिस्तान की बदकिस्मती है, जो मैं अक्सर कहता हूँ कि हर पॉलिटिकल पार्टी जो है पाकिस्तान की सारी सियासी जमातें बड़े नंबर 1 लीडर के बाद पहले 20 जो ऊपर के लीडर उनमें से 18 एस्टेब्लिशमेंट के बंदे हैं, या उनसे हमदर्दी रखने वाले हैं या उनसे तलक रखने वाले हैं। चुनाचे मुझे तो ये खतरा था कि अगर बाजवा साहब को तौसीह मिल जाती बड़े चश्मे तस्वुर में, तो यकीन यानी जावेद लतीफ़ साहब को टिकट नहीं मिलना था, मुस्लिम नून ने देना था, क्योंकि फिर उन्होंने यही कहना था कि जावेद हाशमी हो जाएंगी, जावेद लतीफ़ साहब हो जाएंगी, फलाना हो जाएगी। इन्होंने हमारे खिलाफ इसका मतलब ये हुआ हफीजुल न्याई साहब, शहबाज शरीफ साहब की परफॉर्मेंस फिर क्या रही, और आपको लगता है कि वो इस काबिल है कि क्रेडिबल तरीके से पीएमएलएन को लीड? अगली बात मैं अगली बात कर रहा हूँ जी, मैं उधर ही आ रहा हूँ। देखिए बात यह है कि हमने बड़ी, मैं खुद मिफ्ता इस्माइल साहब को हटाने के हक में नहीं था, लेकिन एक पहली बात तो यह है कि किसी पार्टी के पास चॉइस होनी चाहिए, अच्छी है बुरी ये उनका मर्जी है। हमें ये नहीं करना चाहिए कि आपने फलां को असद उमर को क्यों बना दिया और जावेद शेख हफीज शेख को क्यों हटाया, जो बना दिया असद उमर को क्यों हटा दिया। उन्हें हटाया, अच्छा फैसला बुरा फैसला है। लेकिन मेरी जो कंटेंशन है वो ये है कि चाहे यहाँ पे डार साहब आए, मुफ्ती इस्माइल साहब आए, चाहे इमरान खान साहब को दोबारा ले आए, बोनो कंटेंशन जो है वो ये है कि जो असल जो चीज़ है कि इस मुल्क की इकॉनमी एडम स्मिथ आ जाए, वो भी नहीं ठीक से कर सकता। वजह क्या है कि कामरान साहब जो सियासी जो होता है अदम इस्तेकाम होता है, ये उसकी कोख से जन्म लेने वाला इशू है, चाहे मुआशी हो, चाहे आइनी हो, चाहे समाजी हो, चाहे माशरती हो। आपने पिछले 10 साल से जो सियासी अदम इस्तेकाम पैदा किया और जिस तरीके से अब पता चल रहा है साजिश थी किस तरीके से CPAC को बंद कराने के लिए किया गया, ये तो इन लोगों की अपनी, जैसे आपने अपने इंट्रो में कहा है, मैं आपसे मुतफिक हूँ कि इन लोगों की खुदगर्जी जो है, इनको एक ऐसे कि इमरान खान साहब को जिंदा कर गए, मियां नवाज शरीफ की इतनी मकबूल सियासत को इन्होंने दफना दिया, और अब ये उसके लिए एक्सक्यूज देते हैं, बल्कि लड़ने मरने पे आ जाते हैं कि आप ये बात नाम ही ना लें। अच्छा न्याई साहब एक बात बताएं, न्याई साहब एक बात बताएं, आपकी बात से बात निकली, इनको पता चल गया कि आपने कहा कि नवाज इनको नुकसान पहुंचाया। न्याई साहब आप कह रहे हैं कि नवाज शरीफ साहब की मकबूल सियासत को दफना दिया मौजूदा गवर्नमेंट ने, मौजूदा क़यादत ने, पीएमएलएन की जो प्राइम मिनिस्टर हैं इस वक्त, नाम आपने लिया, मैं ले रहा हूँ। मुझे सर ये बताइए कि क्या अगले इलेक्शन के अंदर शहबाज शरीफ वुड बी द नाइस चॉइस, जो उनकी परफॉर्मेंस हम सबके सामने है और वो अपने बल पे कोई काम कर भी नहीं पा रहे, उनको पूरी असिस्टेंस चाहिए, पूरी हेल्प चाहिए, पूरी गाइडेंस चाहिए, वो क्रेडिबल नॉमिनेशन होगी एज अ फ्रंट रनर प्राइम मिनिस्टर स्लॉट के लिए पीएमएलएन के, या नवाज शरीफ साहब को दोबारा वापस आकर अपनी बीमारी, अपने मुकदमात, अपने तमाम तरह हालात को बलाए ताक रख के पीएमएलएन की कमांड दोबारा संभालनी पड़ेगी और एज प्राइम मिनिस्टर खुद को आगे पेश करना पड़ेगा? देखिए कई कुछ चीज़ें हैं जिसे होना ही होना है। 11 अगस्त से पहले
या असेंबली खुद बहुत तहलील हो जाएगी 11 को, या उससे पहले डिज़ोल्व हो जाएगी जी 90 दिन में। जब डिज़ोल्व हो जाएगी और खुद बहुत तहलील होगी तो 60 दिन में। उसके बाद नवाज शरीफ साहब जो हैं, शायद उनको ये तो इजाज़त मिल गई है कि वो इलेक्शन लड़े हैं, असेंबली ने वो बिल भी पास कर दिया, वो फाइल कर सकते हैं मुकदमात की मौजूदगी में भी, जेल में भी। लेकिन नवाज शरीफ साहब शायद आएँ 15 या 16 या 17 सितंबर के बाद आएँ पहली, और उसके बाद वो जो सियासत में हिस्सा लें। दूसरी बात यह है कि एस्टेब्लिशमेंट ने ज़हनी तौर पे तैयार भी है, उनकी ख्वाहिश भी है कि नवाज शरीफ साहब अगले वज़ीर आज़म हो, क्योंकि जो मुल्क के हालात हैं और जिस तरीके से सख्त किस्म के हालात हैं और जो सियासत हो रही है, उनका ख्याल है कि कम अज़ कम कोई बंदा स्टेचर का तो हो, क्योंकि एस्टेब्लिशमेंट जो है वो भी शहबाज शरीफ साहब से अदून खाना बावजूद उनके अच्छे जज्बात हैं वो खुश नहीं है। और जो तीसरी बात वो ये है कि इलेक्शनों में बंदर बांट होनी है। ये मत भूलें कि ये इलेक्शन चाहे मियाँ साहब की कोई ख्वाहिश हो, ये इलेक्शन जो है क्योंकि तहरीक इंसाफ का वजूद नहीं होगा और ये कोई इस हुकूमत नहीं करना, इलेक्शन निगरानों ने कराने हैं, इलेक्शन एस्टेब्लिशमेंट के लोगों ने कराने हैं। 100 नवाज शरीफ साहब और जरदारी साहब बैठ के सर जोड़ के एस्टेब्लिशमेंट का कोई आपने बड़ी इंटरेस्टिंग बातें की हैं सर, कुछ सोच विचार करें। आपका तजिया ये है कि एस्टेब्लिशमेंट की ख्वाहिश है कि नवाज शरीफ साहब अगले प्राइम मिनिस्टर हों, क्योंकि वो समझते हैं कि स्टैचर का लीडर होना चाहिए बिल्कुल, मैं हद में मैं वसूख से कहता और हूँ इस्टेब्लिशमेंट उन्होंने खाना शहबाज शरीफ से नाराज़ है। बिल्कुल मैं आपसे एग्री करते हुए नाखुश खिलाफ नहीं है, नाखुश वो मतलब नहीं, मैंने कहा, मैंने ये कहा नाराज का चलो नाखुश कर देते हैं। मैं इंपॉर्टेंट चीज़ें लिख लेता हूँ जो बयान आते हैं मेरे सामने। बिल्कुल ठीक है सर, एक ब्रेक के लिए जाऊँगा, लेकिन अगर ये इलेक्शन बगैर तहरीक इंसाफ के होता है वो कितना क्रेडिबल होगा इलेक्शन। और सबसे अहम सवाल कि नवाज शरीफ साहब ज़्यादा इंडिपेंडेंट पोजीशन लेते हैं ऑब्वियसली इस्टेब्लिशमेंट के साथ भी और दूसरों के साथ भी एज़ कम्पेयर टू एनीवन। तो अगर वो प्राइम मिनिस्टर बनते हैं तो अभी तक तो सब कुछ ठीक है, लेकिन प्राइम मिनिस्टर बनने के बाद उनके ताल्लुकात की नोयत क्या होगी इस्टेब्लिशमेंट के साथ, इस पर भी बड़ी हासिल बात करें। फ़ौज के ऊपर जिस तरह की जिम्मेदारियाँ हमने डाली हुई हैं, हमें अप्रिशिएट करना चाहिए कि जिस तरह वो से निकल रहे हैं। मतलब हिंदुस्तान को ये बात शायद हजम ना हो रही हो कि पाकिस्तान का इकोनॉमिक बेल आउट हो गया है, और उनको पता है कि फ़ौज का इसमें अहम रोल है, आर्मी चीफ का अहम रोल है। तो अब वो पाकिस्तान में दहशतगर्दी के ज़रिए जो है अटैक कर रहे हैं। तो पाकिस्तानी फ़ौज बहुत जगहों पे इंगेज हुई हुई है, और मैं निराई साहब से एग्री करता हूँ कि एक क्रेडिबल लीडरशिप चाहिए जो कम से कम कुछ तो जिम्मेदारियाँ उनकी अपने शोल्डर्स पे ले। एक ब्रेक के बाद जी इन तमाम चीज़ों पे बात करते हैं। इस मुल्क में जो इलेक्शन होने जा रहा है वो दो अफराद के इर्द गिर्द घूम रहा है। एक के प्लस होने का लोग इंतज़ार कर रहे हैं कि होंगे कि नहीं होंगे, और एक के माइनस होने के मुतालिक सवाल है कि क्या वो माइनस होंगे या नहीं होंगे। ऑब्वियसली माइनस चेयरमैन तहरीक इंसाफ और प्लस नवाज शरीफ साहब। तो मियाँ जावेद लतीफ़ साहब, नवाज शरीफ साहब अगर प्लस हो भी गए पॉलिटिक्स में, प्राइम मिनिस्टर बन भी गए, पहली बात तो ये कि जो इलेक्शन है, राना सनाउल्लाह साहब कल मुझे इंटरव्यू दे के गए हैं, बता के गए कि जी 9 मई में जो मुलविस लोग हैं उनको तो इलेक्शन में हिस्सा लेने नहीं देंगे। ऑब्वियसली अब ये काम तो इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान का है, किसको नाअहल करना है या अदालतों का, कन्विक्ट को होता ही होता है, लेकिन बेंट ऑफ माइंड गवर्नमेंट ने अपना दे दिया है। तो आप ये इलेक्शन पीटीआई को हर लिहाज से हाथ पांव बांध के आउट करके तब जीतने का प्लान रखते हैं, नंबर 1। और नंबर 2, आप भी यही सोचते हैं कि शहबाज शरीफ साहब फेल हो गए और नवाज शरीफ साहब ही बची खुशी जो है वो अब स्टैच्यूर और जितनी भी सियासी पोजीशनिंग है PMLN की बचा सकते हैं वापस आके। कामरान साहब, मैं आपकी इस बात से पूरा इत्फाक करता हूँ कि शहबाज शरीफ फेल हो गए। हुकूमत का काम नहीं होता कि नहीं, मेरी अर्ज तो सुन लें। अच्छा सॉरी क्यों मैनू पार्टी चो कढ़ाना जे, मेरी गल तो सुन लो। वरना तुम यही कहते मैं ठीक है, मैं खौफ के बुत को तोड़ दो मियाँ साहब, खौफ के बुत को तोड़ दो। नहीं, किथे किथे बुत तोड़िए, हुण हर सारे बुत असी तोड़ने, तुसीं भी तोड़ो। नहीं सही नहीं, ਅਸੀਂ तो तोड़ ही रहे हैं बैठे थे। ਤੁਸੀਂ ਬਾਜ 버ਗਰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚਾਉਂਦੇ, ਤੁਸੀਂ ਰੋਟੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦੇ। सही नहीं ਤੁਸੀਂ सही कर रहे हो अंदर कराने तो बाद बिल्कुल ठीक कह रहे हो ਤੁਸੀਂ। मैं समझ रहा हूं। मगर कामरान देखें, दो चीज़ें हैं। आपने एक बात कही कि हुकूमत का काम, या आपने एक मिनिस्टर के हवाले से बात की, किसी का काम नहीं है कि कौन इलेक्शन लड़ सकता है कौन नहीं लड़ सकता। ये फैसला अदारों का काम है, जो इंडिपेंडेंट है उनका काम है। और जो हुकूमतें मदाखलत करती हैं पिछले 4 सालों में, उसका नतीजा भी हम देख रहे हैं। और 1 साल सवा साल में लोग सवाल करते रहे, हुकूमत में आप हैं तो फिर आप पकड़ते क्यों नहीं है। हुकूमतों का काम पकड़ना नहीं होता, अदारों का काम फैसला करना होता है।
अब आ जाएं जो आप फरमा रहे हैं, जो अभी बात हफीजुल्लाह न्याजी साहब ने भी की, जी। मैं पूरा इससे भी इत्फाक करता हूं कि पहले 3 दफ़ा प्राइम मिनिस्टर अवाम ने नवाज शरीफ को बनाया, मगर अदारों में बैठे लोगों ने उसको दिल से कबूल ना किया, और दिल से कबूल ना करने की वजह से नवाज शरीफ आपको अपनी लगता है टर्म अब पूरी ना इदारा कर कबूल सके? कर लेगा और दिल से नवाज शरीफ साहब को? न्याय साहब ने तो ये भी कहा है कि बहुत मैं- ख्वाहिश है एस्टेब्लिशमेंट की कि नवाज शरीफ मैं प्राइम अब मिनिस्टर वो स्टैच्यू बात वाली- कहने लगा था, अगर इजाजत दे जी रहे सर, हैं जी तो। जी जी जी, वक्त मैं की मैं बात। वही बात अर्ज करने लगा हूं कि मैंने पहले बात की थी कि नवंबर 2022 तक पाकिस्तान के बहुत से अदारे मफलूज रहे, मगर कुछ अदारे ऐसे आज भी हैं जो जानबूझ के अपने आप को मफलूज जाहिर कर रहे हैं, हालांकि दबाव हट चुका है। तो अगर मैं ये बात कहने की जसारत कर लूँ कि पाकिस्तान के अंदर बैठे अदारों में बैठे लोग जो हैं वो आज महसूस कर रहे हैं कि अवाम सर, की मैं ये कह ख्वाहिश रहा हूं के कि नवाज मुताबिक शरीफ साहब अगर प्राइम मिनिस्टर नवाज बनेंगे तो शरीफ तीसरी एस्टेब्लिशमेंट के दफा साथ क्या वज़ीर-ए-आज़म पोजीशन बन लेंगे? जाते हैं तो क्योंकि अदारों इससे में पहले बैठे उनकी लोग जो पोजीशन हैं के ऊपर बड़ा एतराज हुआ भी- करता था कि वो भी वो कन्फ्रंटेशन की तरफ चले जाया करते थे। मियां साहब, मैं ये सवाल था। जी मैं अर्ज करता हूं कि अगर डॉन लीक्स जवाब बनाकर कोई हुकूमत ख़त्म करनी है तो वो आपके सामने है। अगर हामिद खान का इंटरव्यू आपने सुनना है कि फैसले से पहले फैसले हो चुके तो ठीक है इसमें सर, पॉइंट आ नवाज गया शरीफ आपका। का गुनाह ठीक है, नहीं है। ठीक। न्यूक्लियर पावर बनाना नवाज शरीफ का ठीक है गुनाह सर, था, ये पॉइंट आ गया आपका। सीपैक देना नवाज शरीफ का सर, गुनाह आपका था। पॉइंट आ गया। ये बाद में भी आएंगे तो ठीक ये है, गुनाह मजहर अब्बास साहब, करेंगे। बिल्कुल ठीक है। मजहर अब्बास साहब, कितना % चांस है कि नवाज शरीफ साहब नेक्स्ट प्राइम मिनिस्टर आएंगे? और अगर आते हैं, हम अगर ये मान लें बात कि जिस तरह के न्यायी साहब कह रहे हैं कि एस्टैब्लिशमेंट की ख्वाहिश एक स्टैचर वाला लीडर है, तो आपके ख्याल में जो इस वक्त चल रही है पोजीशनिंग शहबाज शरीफ साहब की, वो तो बिल्कुल ही डिफरेंट पोजीशनिंग है ना? नवाज शरीफ साहब इसी पोजीशनिंग पे चलेंगे या वो कुछ डिफरेंट उनकी पोजीशनिंग होगी एस्टैब्लिशमेंट के साथ? देखिए कामरान, एक तो आपने तय कर लिया है कि जावेद लतीफ़ को अगला टिकट ना मिले। अच्छा। दूसरी बात ये कि मेरी दूसरी सिफारिश बात करो, ये कि पहले तो मदर साहब। सही जी, 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 हाँ सही। मेरे तो हाथ दूसरी बात ये कि असल तो अभी ये तय करना है। अभी तो इसके इम्तिहान और भी हैं। अभी तो मसला ये कि ये भी तय होना है पीडीएम में कि प्राइम मिनिस्टर पीएमएलएन का होगा कि प्राइम मिनिस्टर पीपल्स पार्टी का होगा। अच्छा। और अगर प्राइम मिनिस्टर पीपल्स पार्टी का होगा तो फिर चीफ मिनिस्टर पीएमएलएन का होगा। ये भी तय होना है कि प्राइम मिनिस्टर अगर होगा तो कौन होगा और चीफ मिनिस्टर होगा तो कौन होगा। तो अभी तो पहले मरहले में तो इलेक्शन जीतना, लेकिन उसके मदर लिए साहब, मैं ये तमाम कह रहा हूँ कि कोशिश है हम कि अस्यूम कर लें आपका तजिया लेने के लिए कि नवाज शरीफ प्राइम मिनिस्टर बनते हैं, उनकी जो पोजीशनिंग होगी एस्टैब्लिशमेंट के साथ वो समहाउ डिफरेंट होगी देन द प्रीवियस पोजीशनिंग दैट ही यूज्ड टू टेक। आई डाउट कि बहुत अरसे तक, क्योंकि 90 में जो क्राइसिस खड़ा हुआ, 90 के बाद 93 में जो क्राइसिस खड़ा हुआ वो गैर ज़रूरी था, अननेसेसरी। मियाँ साहब ने वो क्राइसिस खड़ा। 97 वाज द आइडियल सिचुएशन फॉर नवाज शरीफ कि वो इतनी अच्छी पोजीशन में थे 97 में। उन्होंने विद इन 6 मंथ्स, देखिए आपने किया क्या विद इन 6 मंथ्स। आपने जहांगीर करामत वाला इशू छेड़ दिया, आपने सज्जाद अली लेकिन शाह मदर साहब, वाला ये तो issue माजी छेड़ हो गया दिया। ना। मैं कह रहा हूँ अब तो यानी इंसान बहुत चीज़ें लर्न भी कर रहा होता है ना नहीं, अपने इसलिए इससे नहीं इसी से मैं कह रहा हूँ। इसलिए ये एक ऐसी सिचुएशन में है कि मियाँ साहब इस वक्त जो है, उन्होंने 2013 का अगर हम करें तो अगर उसमें 2013 में निस्बतन उन्होंने बेहतर चीज़ें हैंडल की, लेकिन उन्हें पनामा में निकाल दिया गया और उनको सज़ा हो गई। अब उनके लिए अगर पीएमएलएन और पीडीएम की गवर्नमेंट बनती है और नवाज शरीफ साहब प्राइम मिनिस्टर होते हैं तो नवाज शरीफ साहब कब तक उनकी जो पोजीशनिंग है वो वीज़ा वी इस्टेब्लिशमेंट के एक माजी से हट कर होगी। उनका प्रॉब्लम मुझे ये लग रहा है, हो सकता है मैं गलत हूँ, कि वो बहुत हद तक कोशिश करते हैं कि वो अपने आप को असर्ट करें बाज़ ऐसे मामलात में एज अ प्राइम मिनिस्टर जिसमें इस्टेब्लिशमेंट जो है, बिल्कुल जिसमें सर, आपका पॉइंट आ गया, establishment मेरे जो है, साथ रहिए, कहीं ना कहीं बिल्कुल ठीक। रुकावट बनती है। यही साहब, पोजीशनिंग इसलिए क्या मुझे होगी? नहीं लगता कि वो बहुत ज़्यादा एस्टैब्लिशमेंट के साथ चीज़ों को डिफरेंट होगी या कुछ क्या होगी? अगर नवाज शरीफ प्राइम मिनिस्टर बनते हैं, जैसे आप कह रहे हैं कि ख्वाहिश भी है उनकी बनने की एस्टैब्लिशमेंट की कि एक स्टैचू वाले लीडर है, क्या पोजीशनिंग होगी? पूछे कामरान साहब। जी जय साहब, आपसे
पहले देखें जी, एक बात तो मैं सिंपल एक लफ्ज़ कहता हूँ कि एक शहजादी हकायत में हकायत तो नहीं सुनाऊंगा, लेकिन मेरा ख्याल है हमारे मदर साहब को और शायद जावेद लतीफ़ साहब को और शायद आपको भी पता हो, बाप बेटा और गधा। तो ये जो हमें पता, मदर साहब जैसे अजीम शान दानश्वर जो है, ज़ीशान बल्कि दानश्वर जो है, जब कहते हैं जहाँ की करामत को निकाल दिया, मैं ये बात में रोना ही यही है, मेरा तो केस ही ये है कि 1951 7 जनवरी 1951 जब से पाकिस्तान आर्मी का वजूद आया आज तक किस वज़ीर आज़म से आर्मी चीफ की बनी है। 20 नवंबर को 10 मार्च 1951 को तो लियाकत अली खान रावलपिंडी कॉन्स्पिरेसी केस हो गया था, फिर जमाली से बनी है, जुनेजो से बनी है, मुझे एक वज़ीर आज़म बना है। इसलिए जब इमरान खान कहते थे, मैं कहता ये झूठ भी बोलता है, धोखा भी देता है कि जब ये कहते हैं कि नवाज शरीफ साहब की किसी से नहीं बनती, ये स्कैंडलाइज करें। ये मेरे साहब अब हमें कम अज़ कम इन जो मिसालें हैं इससे इज्तनाब भी करना चाहिए और इसको इसलिए condemn कि भी करना सबसे चाहिए कि ज़्यादा देखो उन्होंने ये trap सबसे है, ज़्यादा क्योंकि पॉइंट इस उन्होंने मुल्क में किए हैं। एक स्पेस ही नहीं दी। मैं जरा नहीं, मैं भाई एक बात कर लूँ जी, मैं कर उसके बाद आप जवाब देते जी, राय साहब। मैं कहता हूँ उसके बाद मुझे इस बारे में ये मैं कहते बिल्कुल मेरे नज़दीक बड़ी आम सी बात है। मैं इसको कहता हूँ कि मैं तो मेरे सामने जब भी ये बात होगी मैं पुरजोर तरीके से कहूँगा कि इस मुल्क में जहाँ तक सियासी अदम इस्तेकाम का ताल्लुक है, हमारी सियासत पॉलिटिकल पार्टी जो है उसमें मासूम है, और जो इस मुल्क के अंदर जो 70 साल से तमाशा हुआ है एक ही फ्री है उसमें एस्टेब्लिशमेंट। हाँ, हमारी सियासी जमातों का क्या कसूर है कि पार्टी के हेड के बाद पहले 20 में से 18 बंदे एस्टेब्लिशमेंट के साथ चले जाते हैं, चाहे ख्वाजा नाज़मुद्दीन की पूरी कैबिनेट मोहम्मद अली बोगरा के साथ क्यों ना हल्फ उठा ले। लेकिन मैं एक बात और करूँ जी, कमरान साहब ये बड़ी गेम हो रही है, मदद साहब ने बड़ी अच्छी पॉइंट आउट किया। ये नवाज शरीफ साहब को इस्तेकाम पाकिस्तान जो पार्टी है वो उसके दो उसे इस्तेकाम देना है। एक इस्तेकाम एस्टेब्लिशमेंट है वो पार्टी, दूसरे नवाज शरीफ साहब को वज़ीर आज़म बनाने के लिए या मुस्लिम लीग नून के बंदे को वज़ीर आज़म बनाने के लिए श्योरिटी बॉन्ड है। ये होना क्या था, अगर ये पार्टी ना बनती तो लामहाला तरीके साहब के बंदे छोड़ने वाले 80-90% पीपल्स पार्टी में चले जाते। और ये मैं अब ये मेरी नहीं साहब, ठीक है, आप रुक जाइए जरा एक मिनट सर, रुक जाए। और जब वो चले जाते ये चले जाते आपका पॉइंट आ गया। पीपल्स पार्टी के पास सिंध के अंदर सर, 30-35 पॉइंट आ गया। मदर साहब आपने कुछ advantage करना है, था, आपने उसे चीज़ नून को चैलेंज किया है रियाज साहब ने जी, जल्दी बताइए, टाइम जरा कम है ब्रेक से पहले। मदर साहब देखिए सीधी सी बात है, बिल्कुल जनरली नियाज़ी साहब की बात दुरुस्त है, मगर आप ज़रा असेस कर लेना, क्या जहांगीर करामत वाला इशू इतना ऐसा था कि उसको फौरी तौर पे सैक करने वाला था? क्या वहीद काकड़ से जो कंट्रोवर्सी या आसिफ नवाज, मैं तो जी माजी को छोड़ दें, पॉइंट किया, हम जाएंगे फ्यूचर के ऊपर। मेरा ख्याल से इस वक्त जो आर्मी चीफ है ना, वो इससे ज़्यादा कोऑपरेटिव इस्टेब्लिशमेंट से सपोर्ट मुल्क की इंटरेस्ट में मिल नहीं सकती, ख्वाह वो इकॉनमी के मामलात हों, और सबसे बड़ा तो इकॉनमी का मामला है, ख्वाह वो दूसरे मामलात हों। तो मेरा ख्याल से इनके साथ भी अगर किसी की ना बन सकी तो फिर मैं क्या कह सकता हूँ, लेकिन इस पर बात करने की कोशिश करते हैं एक ब्रेक के बाद जी। अब इसको क्या कहें कि हम लोग अफवाज की तारीफ़ करते हैं तो लोग बहुत बुरा मानते हैं, लेकिन अब पूरी दुनिया जो है वो क्रेडिबिलिटी में हमारे पॉलिटिशियंस के बजाय अफवाज पाकिस्तान की तरफ देखती है और अरबों डॉलर्स लुटा देती है और कहती है कि पाकिस्तान को सेव करें जाएं। तो अब मेरा इसमें क्या कसूर है अगर हमारे पॉलिटिशियंस जो हैं वो एट लार्ज फेल होते हैं और इस्टेब्लिशमेंट एक क्रेडिबिलिटी पूरी दुनिया में रखती है। मुझे दीजिए कल तक इजाज़त।